टाइम से मतलब पूरा डे के साथ टाइम के साथ आ रहा है, आपने कब देखा था, कितना मिनट कितना सेकंड देखा था। ओके, अभी ये फ्यूचर का प्लान है कि यहाँ पे जो है ना अलार्म आएगा, जो डिस्प्ले में अभी इंडिकेट हो रहा है वहाँ पे अलार्म आएगा आपका, वो अलार्म का पॉपअप आपको भी जाएगा, जो आपको पता चलेगा आपका मशीन का मेंटेनेंस का टाइम हो रहा है अगले 50 घंटे, वो बिफोर 50 आवर्स पहले आए। वो उनका ये दिया है, एम है 1 बिलियन बाई 2020 में करना है हमको। ये इनका स्कीम है, ये मॉनसून स्कीम, यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलते हैं कि अभी सैनी मॉनसून स्कीम निकाला है, मशीन खरीदा तो क्या है क्या है। अभी जैसे सेल्स वाला आके बताता है वो जरूरत नहीं है, फोन में पहले से मैं प्रिपेयर हूँ कि क्या दे रहा है, आगे का डिस्कस करूँगा मैं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅದೇ ಡಬಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಮೇಲ್ ರ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ? ಡೆಪ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. संजय उसका एक क्वेश्चन है, समझा मैं, समझा डबल सेलर अभी कैसा है, जो उस सिचुएशन के लिए आप जब मशीन खरीदते हैं ना, नॉर्मली जब आपका डील होता है उस डील में आप जैसे बकेट देखते हैं कि मेरा मशीन एसडी में चलने वाला है, मतलब रॉक में है या सॉइल में है, वैसा बकेट डिसाइड करते हैं, वैसा ट्रैक डिसाइड करते हैं, वैसा ही आपको मशीन का चेंबर डिसाइड करना है कि अगर मेरा रेगुलर काम ऐसा होता है तो मेरे को क्या करना है। सेम मशीन रहेगा, इंजन रहेगा, बट उसका ऑयल का कैपेसिटी ज्यादा रहेगा, सम बड़ा रहेगा उसका, 18 लीटर नहीं 22 लीटर रहेगा। यस, दिस इज पॉसिबल। मैं क्या बोल रहा है, वो रैंप आने के टाइम पे थोड़ा ऑयल भर के ज्यादा भर के ले सकते हैं क्या? गलती से भी गलती नहीं। इंजिन ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಡಿಪ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದ ಸಂಪಲ್ 15 ಲೀಟರ್ 29 ಮಿಷನ್ 18 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇಡಿಸುತ್ತೆ. ಡೀಪ್ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ಈಗ ಅದು 24 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇಡಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಂಗಲ್ ಬೇರೆ ಆದ್ರೂ ಆಯಿಲ್ ಸಂಪ್ ಅದು ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಸಂಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು 35 ಅನ್ನೋದು 35 50 ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದೇನು ಟು ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್, ಅತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಇಳಿಸೋದಾದಾಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. 35 डिग्री से बढ़ जाएगा, आगे ಇಲ್ಲ ರೀ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. जब आप 18 लीटर से 24 लीटर तक करेंगे तो 35 और 40 हो जाएगा ना। ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಈಗ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಬಕೆಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಆಯಿಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೈಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. नहीं सर, उसमें आप कैसे है, देखो जब आप सम बढ़ाओगे ना तो आपका डिग्री भी बढ़ जाएगा ना, 35 डिग्री फॉर 18 लीटर ना। सो अगर आप समझो 24 लीटर कर रहा है तो वो तो 40-42 डिग्री हो गया ना, तो आप ऐसे स्ट्रेट तो कभी नहीं जाओगे। नॉर्मल हम रियर केस में ऐसा जाते हैं। और दूसरा, जब अभी ये सिचुएशन में ऑयल कभी भी एक्स्ट्रा फिलअप मत करिए, वही है डाउट। वो आपका सील कट के उधर से निकलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा और आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जो आप जानबूझ के कर रहा है ऐसा हो जाएगा। कभी हाइड्रोलिक ऑयल एक्स्ट्रा मत डालिए, गियर ऑयल एक्स्ट्रा मत डालिए, और ये एक्स्ट्रा मत डालिए इंजन ऑयल। ये नॉर्मल मशीन को क्या दे रहा है, उसका टैंक अलग आ रहा है क्या? ಡೀಪ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 5 ಲೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ 35 ಇಂದ 45 ಲೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಾಯಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅದು ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಬಟ್ suppose if the customer has buy the machine and running, 5 liter oil is not a big thing. Why don't you give it as a deep oil? So we have started giving the deep supply. Suppose your latest model continuously work, latest model deep supply. हाँ, and latest अभी जो आ रहा है वो डीप आ रहा है। That's what it is. I'm not sure, but वो आपको ऑप्शन मिल सकता है। अभी आ गया नहीं, ओल्ड मशीन आप चेंज कर सकते हो, बिकॉज उसका साइज जो है चेंबर का, उसका बोल्टिंग साइज ऑल आर सेम। हाँ, so I think this is ये ऑप्शन है, आप कर सकते हो। ಹಳೆ ಮಿಷಿನಿಗೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾ, ನಾವೀಗ ಹೊಸ ಮಿಷಿನಿಗೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. the sheet metal work is like this. Only for semi or for It's for all machines. All machines. default ಡಿಫಾಲ್ಟ್ For all. And ಸಿಕ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Because this is the standard capacity.
capacity is this. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಓನರ್ಗೆ 2 ದಿನ ಇದ್ರೆ ಆಪರೇಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರಬೇಕು? ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಪರೇಟರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಆಪರೇಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಹೊಸ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗೊತ್ತು ಅರ್ಧ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಕ್ಲೀನರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, 5 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು, ಆಮೇಲೆ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಅವನ ಆಪರೇಟರ್, ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಪರೇಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾನೆ. ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಾಗೇನೋ ಬಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ, 15,000 ಸಂಬಳ ಅಂದ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಟ ಅಂದ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ಖರಾಬ್ ಮಾಡೋದು, ಮಿಷಿನ್ ಕೆಡಿಸ್ದ, ಏನೋ ಕಿತ್ಕೊಂಡ ಹೋದ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಓನರ್ಗೆ 2 ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ದಿನ ಆಸ್ ಎ ಓನರ್ 8 ಅವರ್ 16 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಳಿಯುವಂಥ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಅವರು ನನಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಅವರ್ ಬೇಕು, 5 ಅವರ್ ಕಡೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು 5 ಅವರಿಂದ 3 ಅವರ್ಗೆ ಬಂದು, 3 ಅವರಿಂದ 2 ಅವರ್ಗೆ ಬಂದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಂತೆ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮುಂದೆ 15 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಇವತ್ತು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸಂಜಯ್ ಇದು ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವ್ರು ಸಂಜಯ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಜನಕ್ಕೂ ಅದು ಎಜುಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಜಯ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾರೆ. उस पोजीशन में हमेशा पोजीशन नंबर 1 रहना है, जो हमारे डिस्प्ले में है. बिकॉज पोजीशन नंबर 1 इज द मिनिमम पोजीशन. आइडल आरपीएम, एक्चुअल आरपीएम कितना टाइप का होता है? एक आइडल आरपीएम इज 950 प्लस माइनस 50, 1000 और 900. ऑटो आइडल आरपीएम जो होता है वो होता है 1250 टू 1350. एंड 1 आरपीएम इज जो सेफ्टी पर्पस, जो इंजन को आइडल करता है, दैट इज 1400 आरपीएम. ऑपरेटर का ये हैबिट होना चाहिए कि जब मैं आपका आरपीएम 950 है, अभी 950 आरपीएम ऑटो आइडल में क्यों नहीं है, उधर 1250 क्यों है? अगर 3 सेकंड में आइडल हो रहा है तो 950 आना चाहिए ना. 200 आरपीएम का डीजल तो सेव होता, बट कंपनी नहीं देता है. व्हाई? बिकॉज आप देखो, जब एक बार इंजन स्टार्ट होने के बाद में आरपीएम फुल करता है तो ऑपरेटर बकेट भरता है, डंपर भरता है, और बकेट को रेडी पोजीशन में रखता है. व्हेन डंपर और टिपर इज कम, इमीडिएटली शूट आरपीएम एंड लोड स्टार्ट. तो जब वो बूम अप करता है ना, उस कंडीशन में अगर आपका आरपीएम 950 है तो 950 से 1800 शूट अप करने में इंजन को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम नहीं मिलता, वो बंद हो जाता है. ये इंजन आप देखेंगे तो उन्नाई में थोड़ा सा इशू है. जो आपका आरपीएम 1000 में आता है, सेम आरपीएम आइडल ऑटो आइडल दोनों है, तो बूम अप करते ही क्या होता है, इंजन ऑफ हो जाता है. इसके पहले क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा स्विंग इधर आर्म को टच करना पड़ता है, उसके बाद में 1250 और 1300 से 1800 वो इजी होता है. इसके वजह से वो कभी भी जब स्टार्ट करेंगे तो पोजीशन नंबर 1, बंद करेंगे तब पोजीशन नंबर 1. बाकी पूरा फुल डे वो जो सेट किया फिनिश नहीं करना. जब लोडिंग करते टाइम पे कौन सा डिग्री में हम लोग लोडिंग करना पड़ेगा? सपोज प्लस में करे तो बेरिंग में कुछ इफेक्ट होता है? दैट मींस आप लोग के उधर भी करता होगा ना. सपोज 2 डंपर का रैम बनाता है, मेन टारगेट 2 डंपर का रैम, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, 1 to 1. वो जो स्विंग एंगल है, वो स्विंग एंगल, एक बकेट को स्विंग करके डंपर में आने में कितना सेकंड लगता है, कभी चेक किया आप लोगों ने? वो क्या होगा, उससे क्या बेनिफिट है सर? उससे ये बेनिफिट है 90 डिग्री में लोड कर सकते हैं ना? नहीं, प्लस उससे 180 में नहीं कर सकते वो टाइम पे. नहीं 180 में वही उस वो टाइम 180 में किया तो बेरिंग में बेरिंग का कुछ उस टाइम पे क्या होता है, सी आपका ये 2 ट्रैक है. यस सर. हम लोग बोलते हैं कि ये पोजीशन दैट इज कॉल्ड 65 डिग्री पोजीशन. तो ये पोजीशन में आप उसको कितना भी लोड दे दो मशीन को, और मशीन का जो स्विंग बेरिंग है ना, स्विंग बेरिंग में आप लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं, एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, एक सॉफ्ट जोन है, एस लिखा हुआ किसी भी मशीन में होता है. वो कभी भी या तो टैंक के नीचे रहेगा या कैबिन के ठीक नीचे रहेगा, ऑपरेटर के नीचे, बिकॉज वहां लोड नहीं आता है. और आप जब ऐसे करके लोड कर रहे हो तो यहाँ लोड करने से क्या होता है, ये ओनली सिंगल लोड है, इसीलिए इधर से ये उठता है. तो आपका मशीन का जो लोअर स्ट्रक्चर है वो क्रैक होने का चांस ज्यादा है. बट बकेट में तो कुछ नहीं है. अभी आप पूछा तो मैं बताता हूँ, 101% में राइटिंग में देता हूँ क्रैक होगा.
नीचे का जो बूम सिलेंडर का बीच का Right, yes, correct. बिकॉज आप एक बार बैठ के देखेंगे इधर जब ब्रेकिंग कर रहे हैं ना तो आपका जो ये वाइब्रेशन है वो पूरा मशीन में है, अपर लोअर पूरा। बट जब आप इधर ब्रेकिंग कर रहे हैं ना तो आपका लोअर वाला आप जाके देखो एकदम साइलेंट है, कोई वाइब्रेशन नहीं। तो फुल लोड अपर। और इन केरला में तो वो रॉकेट लॉन्चर चलाता है वो फुल स्पीड में। बट वहां पे क्या है, उनको अभी जब से एंटी प्लेन फायरिंग ब्रेकर आ गया ना तब वो लोग भी ठीक हो गए। नहीं तो पहले केरला में क्या था, 10 शॉट मारेगा तो 2 शॉट लगेगा, बट उनका ऐसा चलाता था। तो उनका उतना ही चीजर जो थ्रू बोल्ट ये है ना, बोलते हैं ना थ्रोटल बोल्ट, थ्रू बोल्ट बहुत फेल होता है। अभी एंटी प्लेन फायरिंग आने से क्या हो गया, थ्रस्ट लोड जब होगा तभी फायरिंग होगा। तो अभी सब लोग क्या बोलते हैं, अरे ये मशीन ही अच्छा नहीं, ये मशीन इज नॉट गुड, बट वो सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा ब्रेकर का उनको ये पता नहीं चलता है कि जो हम फायरिंग करते हैं ना, आप देखो आपने देखा होगा एक ऑपरेटर टक 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 करके ड्रॉप करता है, छोड़ता है ब्रेक, और एक ऑपरेटर क्या करता है टक 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 टक, पूरा ये ब्लॉक हो रहा है फिर भी नहीं छोड़ता है। उसका मतलब उसको ये पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो जो पिस्टन का स्ट्रोक है वो मैक्सिमम 10 to 15 सेकेंड में छोड़ देना चाहिए। वाई? बिकॉज ऑफ वो जो स्ट्रोक है, आप अगर ब्रेकर डिजाइन कंपनी में देखेंगे तो एक 20 टन का एक्सकावेटर 400 से 450 टाइम्स 1 मिनट में स्ट्रोक करता है पिस्टन। और ओवरऑल अगर देखेंगे तो 350 इज अ मिनिमम एंड 650 इज अ मैक्सिमम स्ट्रोक। सो 650 किसका होगा, जो सबसे छोटा मशीन है, और 350 किसका होगा, जो बहुत बड़ा मशीन है। बट 20 टन मिड रेंज में आता है, तो 450 टाइम्स, और वो अगर नहीं टूटा कंटिन्यू वहां रखा तो क्या उसके लिए सूटेबल नहीं, अगर आप प्रॉपर देखेंगे तो। ओके, सो आई थिंक रोबोटिक वेल्डिंग कितना, कौन सा ईयर में मैन्युफैक्चर किया, वो स्टार्ट हो गया वो सैनी में? हाँ। सैनी में लास्ट ईयर इनॉग्रेशन किया हमने। नहीं सॉरी, एक्सकॉम के नहीं, लास्ट ईयर ही किया, लास्ट ईयर इनॉग्रेशन किया रोबोटिक वेल्डिंग। उससे उससे बेनिफिट हो रहा है हमको, एक तो वेल्डिंग का, दूसरा जो मैनुअल वेल्डिंग करता है टाइम लगता है वो बहुत कम। ये एक मशीन बना रहा है, वो 4 मशीन बना रहा है अकेला, उसके साथ एक ही इंजीनियर है बस। सर अगर इलेक्ट्रिकल ECU फेल हो गया, हम लोग ECU बाईपास करके मशीन में आप ECU बाईपास करके नहीं चला सकते, नहीं चला सकते। नहीं। पहला नंबर एकदम क्लियर, अगर आप बाईपास करके चलाया है तो कभी भी रिस्क लेने के लिए तैयार रहिए, ऐसा नहीं चला सकता है। तो इलेक्ट्रिकल जो इंडिकेशंस आएगा वो नहीं आएगा बाईपास करने वो तो के नॉर्मल चीज है। हाँ। वो तो फिर ऑपरेटर पहले जैसे देखिए ना, हाइड्रोलिक है तो थोड़ा सूंघ लेगा, इंजन ऑयल देख लेगा, वो तो नॉर्मल है। हम लोग सबसे बड़ा वॉल्वो में भी वॉल्वो इंजन उतार के कमिंस इंजन डाला, इलेक्ट्रिकल ECU बाईपास किया, चल रहा है। हाँ, बट उसमें इश्यू क्या आ रहा है अभी इतना दिन में? थोड़ा स्पीड डिफरेंस है, डीजल एवरेज आ हाँ, अभी इम्पोर्टेंट बात बोला। Volvo, it's a pure electronic engine. Whereas you need to bypass the system to have a better fuel consumption or you have electronics part. It's not so, it's a semi-electric. But never no one told Volvo has a good fuel consumption. It is always It's basically an electronic engine. Ours is not electronic. It's an electronically controlled fuel operation. That's why I'm asking, see, fuel consumption. after warranty, if something goes wrong with the ECU, if we bypass that, what will be the problem? No, it's not all recommended to run without ECU. No, Not recommended, but if we do it outside, then what will be the नहीं issue? bypass ಮಾಡಬಹುದು, bypass ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾವ ತರ ECU ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಏರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಡೀಸೆಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದು ನಾಸಲಿಂದ ECU bypass ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। सिंपल मैकेनिकल मशीन, प्योरली मैकेनिकल मशीन, सिंपल। अगर मशीन पुराना हो गया, 10 साल पुराना हो गया, ECU बहुत कॉस्टली है, I don't लोग know बाईपास करके चला। I don't know about the ECU figures and other machines. I'm very frank with you. Most of them have scanning machines here. Okay. I don't think any machines are spelled ECU running No, no, mechanical. no. I don't. I've never. No, but his question is not like he is already experienced with Volvo, no, sir. That's why he is asking. ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಫ್ಯೂಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 20% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ। Maybe one or two cases ECU has failed. That is because of doing some. उसका आंसर दीजिए, मतलब जनरली कुछ ना कुछ करता है। जनरल मैं बोला ना, मैं उनको क्या बोला, पहले जुगाड़ शब्द बोला ना। जुगाड़ मतलब क्या होता है? ये तो चलेगा। उनका क्वेश्चन से समझ में आ गया मेरे को, मैं वही बोला, बेंगलुरु का मशीन वही समझ गया। सिंपल वे, सिंपल ये आंसर, वो उस कंडीशन में द प्योरली मैकेनिकल मशीन। That's what we can run in that way. But what will be the difference between Diesel consumption almost compared to previous 3 to 3.5 liter difference per hour minimum, 20% minimum, then
then speed तो आना ही, speed is not matched with hydraulic pump and engine ना, hydraulic pump and engine. engine life also. And the safety are bypass. When you go ECU, safety is all On the safety application will be not working. Safety indication all are bypass, but fuel consumption एक part हो गया, other part is हाइड्रोलिक. कभी भी आप इतना कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल हाइड्रोलिक पंप में सोलनॉइड लगाता है, APPR लगाता है और PSB लगाता है. What why? Reason is only वो पंप एंड इंजन दोनों का कंट्रोल बैलेंस. वो RPM इतना जा रहा है तो उसका प्रेशर डाउन हो रहा है, वो दोनों का बैलेंसिंग है. अभी वो बैलेंसिंग पूरा मिसमैच हो जाता है. वो मिसमैच होने की वजह से जो रेगुलेटर है, वो रेगुलेटर को जो अभी आप फ्लो कंट्रोल 4 सिग्नल दे रहा है, वो 4 में से एक भी नहीं आएगा, तो प्योरली मैकेनिकल मूवमेंट होगा. तो वो जो लिंक का वेयर होगा वो पंप का सर्वो पिस्टन में आएगा. सर्वो पिस्टन का वेयर अंदर जाएगा, एक्सॉस्ट प्लेट में आएगा. देन ओवरऑल लाइफ विल वो लाइफ जब बिना होते हैं जो क्यों रखता है, इसलिए रखता है. कॉम्प्लिकेटेड है. अभी समझो मशीन किसी ने 10 लाख में खरीदा, ही कैन नॉट इन्वेस्ट 3-4 लाख ऑन योर तो उसके लिए ये एक्चुअल शॉर्ट टर्म प्लान है. ये जो इनका क्वेश्चन है, दिस इज अ शॉर्ट टर्म प्लान, राइट? बिकॉज़ लॉन्ग टर्म प्लान for 5 years before only. But when it is working, only the problem what we are facing is the application and diesel average difference. 100%. And diesel is not half liter 1 liter. ये भी मैं आपको बता दूं, आपको भी पता होगा. तो ऑलमोस्ट आता है 20% में, तो वो 3.5 लीटर आता है. बिकॉज़ उस टाइम पे कोई डिमांड कुछ ये नहीं करता. That means 2 liter extra. The dash Okay, line which is machine? engine. Which machine, sir? This is the Hitachi 210. This is the engine. We have done this with Hitachi 210. Hyundai 210 and Volvo 210. This is the engine. This is the You have already first clear Isuzu, Mitsubishi, Cummins. What is the difference? Clear? Simple. हाँ, मेरा क्वेश्चन था ऐसे बोलिए. जनरली 3 साल तक मशीन थोड़ा मेंटेन करेगा. नया मशीन आया 3 साल तक वारंटी के जो डर से मेंटेन करेगा. तो हम सानी के एक ऑफर लाया था, तो 3 साल का पूरा इंजन ऑयल और मेंटेनेंस सानी के पास ऐसे एक ऑफर लाया था. 3 साल के बाद जनरली हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक जो भी है वो एवरी 1000 आवर्स वी डोंट चेंज इट. तो 1000 डोज हुआ, 2000 घंटा हुआ, हाइड्रोलिक का थोड़ा कम हुआ, टॉप करो, ऐसे ही चलाते हैं. व्हाट इज द प्रोस एंड कॉन्स? अगर ऐसे होता क्या करो, क्या में भी ज्यादा पोस्ट होता है, समझिए. ज्यादा होता है. अभी मैं एकदम सिंपल वे में बताता हूँ सर. देखो एकदम क्लियर. कोई डाउट होगा तो मेरे को बताइए. यू आल्सो बॉस, आप बताओ. कोई सिंपल वे में बता रहा हूँ. हाइड्रोलिक 2000 आवर्स इज अ मैंडेटरी सर्विस पीरियड. पक्के. जब आप ब्रेकर चलाता है तब आपको वो 600 आवर्स बोलता है और 1000 में चेंज करते हैं. ओके. अभी जब हम 2000 को एक एवरेज देते हैं बकेट, 2000 आवर्स हमको चेंज करना मैंने नहीं किया. 2000 आवर्स में थोड़ा कम हो गया. मैं बोलता हूँ कम भी नहीं होता है. कम कब होगा? जब वो लीकेज होगा, अदरवाइज वो बर्न नहीं होता. क्लियर? उसके बाद आप उसको टॉप अप कर दिया, 2 लीटर 4 लीटर नया ऑयल डाला, पुराना डाला, जो भी डाला. बट हाइड्रोलिक 2000 आवर्स में क्यों चेंज करने बोलता है? व्हाई? बिकॉज जो विस्कोसिटी है, जो उसका स्लिपनिंग है, जो कंपोनेंट को मतलब वियर से सेव करेगा, उसका लाइफ का ऑयल तो दिखता है मेरे को, बट वो ऑयल वैल्यूलेस है. बिकॉज उसका जो मेन मटेरियल था वो चला फिनिश. तो उसके लिए आपको चेंज करना है. व्हाई? बिकॉज ऑफ आपका कंपोनेंट का लाइफ को बढ़ाना है. 1-2 लीटर फीडिंग होस पाइप गया, ये गया 20 लीटर 30 लीटर डालता है ना, तो इसका थोड़ा कंपोजिट होता है ना. वो एब्सोल्युटली होता है. एब्सोल्युटली होता है. जब फीडिंग 2000 घंटे में 50 लीटर फीड हो गया तो देयर इज नो चांस ऑफ चेंजिंग. नहीं, उस टाइम पे ओके टोटल बेस नंबर. ओके टेक्निकल वर्ड अलग हो गया. आप सबको बोलते हैं आप जानकारी. बट मेरा बोलना आप समझ गए. अभी 20 लीटर डालता है महीने में. अभी बहुत सा लोग ऐसा है महीने में 20 लीटर 15 लीटर डालते रहते हैं. They will never change. लाइफ टाइम में वो चेंज नहीं. बट वो 20 लीटर को आप सिस्टम का कैपेसिटी, आप 20 लीटर को अगर 220 लीटर के साथ कंपेयर कर रहा है, सो आई विल नॉट एग्री. अगर उसमें नहीं मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज हैपनिंग एब्सोल्युटली. बट क्यों होता है ऐसा? होता क्यों है? होश फटने की वजह से होता है. यूजुअली ज्यादातर होश फटने के लिए होश फट गया, ओरिंग कट गया, यही सब है ना रीजन. वाल्व में लीकेज वो ये होता है. तो वो सब के लिए आप 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर जो डाल रहे हैं ना, वो नया ऑयल
till the warranty or 6 years whatever maintenance we are guaranteed, तब तक आपको मेंटेन कर रहा है. After that warranty is over, थोड़ा आलसी हो जाता है. तो वही नहीं, उनका क्वेश्चन अलग है, इनका अलग हो रहा है. ऐसा है अभी उनका अगर वो मैच कर रहा है, नहीं अगर मैच देखो आदमी को खर्चा करने में पैसा नहीं रहता. सर गॉट इट योर पॉइंट. मैं अभी ये बोल रहा हूँ, मेरे को एक सिंपल जवाब दीजिए. अभी मेरा ये मशीन है, मैंने इसमें इतना फूल मेरा पुराना है और इतना मैंने नया डाला. ओके, अभी क्या किसका क्वांटिटी ज्यादा है, पुराना वाले का? ये इसके साथ में मर्ज हो गया. इसका लाइफ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि मैंने 20 लीटर डाला और 2000 आवर्स चलेगा. यस, सो अभी इसमें क्या है. और दूसरा, आप 2000 आवर्स में चेंज नहीं किया, आपको क्या लगा, अरे मेरा पैसा बच गया 30,000 रुपीज. क्लियर, 30,000 सेव हो गया. बट नेक्स्ट 6 मंथ और 8 मंथ में जो वियर होके जो इंटरनल लीकेज होगा पंप और कंट्रोल वाल्व का, वो आपका प्रोडक्शन उससे ज्यादा इम्पैक्ट होगा. फर्स्ट, बिकॉज एवरी डे एवरी सिंगल आवर वो वियर हो रहा है. इसीलिए हर एक दिन आप कितना भी अच्छा मेंटेनेंस करो, मशीन पुराना होता है बिकॉज ऑफ वियरिंग. उसके बाद क्या होगा, दूसरा आपका जब कंपोनेंट, अभी आप 30,000 सेव किया, 1 साल के अंदर जब वो ज्यादा वियर होगा, जब पिस्टन इसके बैरल के साथ में फ्री होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, एबनॉर्मल साउंड होगा, पंप फेल होगा. देन यूर बियर रिकॉन पंप भी 3 लाख रुपए. तो 3 लाख बियर करने से अच्छा अगर आप 30,000, इसलिए मैं उनको बोला था दिस इज द शॉर्ट टर्म प्लान, कि अगर आपका मशीन नहीं है, आपको लगता है 6 महीने चला गया, कोई बात नहीं, वसूल हो जाएगा पैसा, तब ठीक है. अगर आपको लगता है नहीं मेरे को ये मशीन चलाना है, तो फिर दिस इज द नॉट गुड हैबिट और नॉट गुड प्रैक्टिस. आपको वो करना चाहिए. आप 10 लीटर 20 लीटर डालो. आप ये मत सोचो कि 2000 में मैं चेंज नहीं करूंगा, ये सोचो कि मैं उस लीकेज को कैसे रोकूंगा, ब्रेकडाउन को कैसे कम करूंगा. ये हमको सोचना है. बट अगर वो नहीं किया तो आपका क्या होगा, ये छोटा सा आपका सेविंग है 30,000. बट मैं बता रहा हूँ 100% ये तो कंपेयर प्रोडक्शन में ही आपका चला जाएगा. बट उससे ज्यादा जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका वेस्ट होगा, वो होगा पूरा पंप का कॉस्ट. और पंप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पंप इज द फर्स्ट कंपोनेंट जो डायरेक्ट इसके साथ में फ्रिक्शन है. और बाकी तो मोटर आपका आ गया, ये मोटर आ गया, कंट्रोल वाल्व का स्पूल का वियर आ गया, बूम ऊपर रखेंगे, होल्डिंग वाल्व है फिर भी नीचे आएगा. होल्डिंग वाल्व का मतलब ही नहीं है ना, इंटरनल गैप बढ़ गया. तो ये सब चीज को लेके वो नहीं करना चाहिए. एनी अदर क्वेश्चंस? आइडल का इसका कैसे अपन प्रकट कर सकते हैं? सर वो आपको सैंपल लेके जाना पड़ेगा. अभी यहाँ से हैदराबाद जाइए, हैदराबाद में लैब है, वहाँ हम भी नहीं कर सकते. सिंपल एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, तो हाइड्रोलिक तो बहुत दूर है. एक जो वायर है ना, हम लोग जो खींच के फ्यूज में लगाते हैं, मैंने बोला, उसको भी हम मल्टीमीटर से भी कैच नहीं कर सकते कि इसमें से कितना करंट पास हो रहा है. फिजिकली आप उसको देखने के लिए सिर्फ जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं, समझो हाथ पकड़ के क्या है, कुछ हो रहा है कि नहीं, स्लिप इंजीनियर कैसे चिपक रहा है कि नहीं, देखते हैं ना. हाइड्रोलिक का टेम्परेचर ज्यादा होगा, हाइड्रोलिक का टेम्परेचर ज्यादा होने का रीजन अलग है. उससे तो ज्यादा होगा, उससे वियर होगा. हाइड्रोलिक का टेम्परेचर होने का रीजन होता है जो आपका ब्लॉकेज इन द सेंस जो डिलीवरी रूट में कभी भी नहीं होता है, बट रिटर्न रूट में आपका कूलर होके आता है. आप देखो बिफोर कूलर आफ्टर कूलर देयर इज 2 चेक वाल्व, वन इज फॉर 3 kg, वन इज 1.5 kg. वो चेक वाल्व के लाइन पे कभी भी कुछ भी कचरा आ गया, या तो रिटर्न लाइन पे, अभी होस है ना इन इंडिया, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा डिटेल में. होस क्या होता है, जो हमारा मेन होस है वो 4000 आवर्स में एक्चुअल चेंज होना चाहिए. इंडिया में आप मेरे को बताओ कितना % करता है, कोई नहीं करता. जब फटेगा तो करेंगे. बट इन वेस्टर्न रीजन कहीं भी आप बाहर जाओ, 4000 से 4500 में वो चेंज होता है. हमको क्या होता है, आप होस को कभी कट करो, देयर इज अ 1 लेयर रबर, मिडिल रबर नेट, हार्ड नेट, देन 3rd लेयर जो फाइनल लेयर है दैट इज आल्सो रबर. तो वो जो रबर है ना, वो पुराना अंदर ऑयल जब पुराना होके हीट होके आता है ना, वो 100 का टेम्परेचर में, 95 का टेम्परेचर में जब आता है तो उसको बर्न करता है. तो रबर जब कट हो जाता है तो अंदर का जो नेट है ना, वो ऐसा डाउन हो जाता है. और वो नेट डाउन होने से क्या होता है, आपका जो ऑयल आता है उसको 100% ऑयल जाने नहीं देता है, 50% जाता है, 50% ब्लॉक. तो उधर आपका बूम आर्म में फुलफिलमेंट नहीं होता है. उसके वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है. टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कंपोनेंट का लाइफ कम हो जाता है. प्रॉब्लम कहाँ था और कहाँ इम्पैक्ट कहाँ आता है, देखिए. लाइक सेम ब्रेकर, आप ब्रेकर का ग्रीस अगर ऐसा नहीं मारेगा प्रेस करके, नॉर्मल ब्रेकर में कैसे ग्रीस मारता है ऑपरेटर, ऐसा नीचे रखता है ग्रीस मारता है. बट उसमें 100% ग्रीस वेस्ट हो रहा है, बिकॉज वो चीजल और पिस्टन के बीच में गैप है. वो ग्रीस कहाँ जा रहा है, गैप में जा रहा है. तो वो 0% है आपका बेनिफिट. बेनिफिट कब था,
जब उसको थ्रस्ट लोड देके ग्रीस मारेगा तो क्या होगा, उसको बीच में जगह नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो बुशिंग में जाएगा। तो कभी भी ग्रीस मारता है ब्रेकर का फ्रंट बुश एंड चिजल के बीच में कि उसको ठंडा रखेगा और उसका वियर कम करेगा, उसका लाइफ बढ़ाएगा। इसीलिए आप देखो मैक्सिमम इंडिया में ब्रेकर 6 mm से 8 mm का गैप होना चाहिए विद चिजल एंड बुश। इन इंडिया मिनिमम 13 mm गैप रहता है, ऐसे हिलते रहता है चिजल, आप देखो। और बाद में क्या होता है, बिस्किट टूटता है। आदमी बोलता है बिस्किट कैसे टूट रहा है, जब आप चिजल को लोड देगा वो बेंड होता है, तो लोड किधर गया, इधर गया ना, तो बिस्किट टूट जाता है। कभी कोई चिजल निकाल के टिप नहीं देखता है किधर स्ट्रोक आ रहा है, बट बिस्किट चेंज कर रहा है कंटिन्यू। तो हमको थोड़ा